बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। मामला इस वक्त पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक चल रहा है और लगता यही है कि अगले चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब जो डंडा थामे हुए आएंगे, वो दो चार लगाएंगे तो फिर ही उन्हें फैसला समझाना होगा, क्योंकि कागजों से तो समझ नहीं आ रही। 14 सितंबर का वजाहत वाला फैसला देख लें या उसके बाद 24 सितंबर को जो डिटेल जजमेंट आई, उसके सामने इस वक्त पार्लियामेंट खड़ी है और पार्लियामेंट सपोर्ट कर रही है, बार बार पुश कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कुर्बानी की बकरी बने और वो सुरखरू होंगे ताकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसी तरह लटका रहे और वो आईनी तरमीम कर ले। इस फैसले में बहाम हमें तो नहीं नजर आया, पार्लियामेंट को जानबूझ के नजर आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के डंडे से डर नहीं लग रहा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। आप कह रहे हैं कि हुकूमत और पार्लियामेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। बकरी मैंने ये कहा सर, जहन में बकरा नहीं रखें, कहा। जी बकरी बनाना चाहते हैं। ये जहन में रखें कि खुदकुशी जो है ना वो कुर्बानी नहीं होती, खुदकुशी हराम की मौत होती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करके पार्लियामेंट ने, हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने दर हकीकत खुदकुशी की तरफ जाने का फैसला किया है। और फिर इस खुदकुशी को कुर्बानी तो नहीं कहा जा सकता। ये फिर जैसा कि कहा जाता है कि खुदकुशी हराम होती है, तो फिर ये हराम की मौत ही मैं तो इसे कहूंगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस अब तक कुछ 4 से 5 मौके ऐसे हैं जिसमें वो ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा 10 अगस्त को, आपको याद होगा, इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में एक तकरीब थी 29 जुलाई को अकलियतों सर, से मुतल्लिक एक मेरे ख्याल में 29 जुलाई थी। चले यार, 10 अगस्त, मेरे ख्याल में 10 अगस्त की तारीख थी। और अकलियतों से मुतल्लिक ये एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी 10वीं एनिवर्सरी थी जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दावत दी गई। और उस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े दो टोक अल्फाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और उस पर अमल दरामद ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, ये आईने पाकिस्तान का तकाजा है। ये आईने पाकिस्तान हुकूमत को, इसके अलावा पार्लियामेंट को समेत तमाम रियासती इदारों को इस बात का पाबंद बनाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार आईन पाकिस्तान ने दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो ठीक हो या गलत हो, उसके उसके उस फैसले के खिलाफ नजरसानी हो सकती है, उस फैसले के खिलाफ अपील दायर हो सकती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद होगा। अब वो गलत है, सही है, ये फैसला तारीख करेगी, लेकिन फैसला उस पर अमल दरामद होना है। और ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने कही थी 10 अगस्त को इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में एक तकरीब के दौरान। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यकीन दिलाता हूं कि इस फैसले पर अमल दरामद होगा। साथ ये भी कहा कि अगर आपको मौजूदा निजाम अच्छा नहीं लगता तो फिर आप कोई नया निजाम लेके आए, लेकिन अगर मौजूदा निजाम के मुताबिक आपने चलना है तो फिर आपको इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करना होगा। तो ये बड़ी दो टोक बात उन्होंने कही थी। फिर उसके बाद आप आ जाए 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 4 सफात पर मुश्तमिल एक वजाहत जारी की गई थी। और उस वजाहत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बार फिर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा। कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को गैर मुअस्सर नहीं कर सकता। और फिर इसके तकरीबन कोई 4 या 5 रोज के बाद गलबन 18 अगस्त को एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और वो फैसला भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। और उस फैसले में भी जस्टिस मंसूर अली शाह, जो असल में ये एक टैक्स मैटर था, टैक्स का एक मुकदमा था, और उस केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कानून साजी के हवाले से कुछ तशरीह की थी। और उन्होंने कहा था कि कानून ऐसा बन सकता है जिसका माजी से भी इतलाक हो सके, लेकिन जो फौजदारी कवानीन, मामलात से मुतल्लिक कवानीन होते हैं, वो माजी से उनका इतलाक नहीं हो सकता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से मुतल्लिक है उसके ऊपर किसी हद तक हो सकता है, लेकिन साथ
ये भी कहा कि वो कवानीन या वो ऐसा कानून जो बुनियादी इंसानी हकूक को मुतासिर करता हो, उसका भी माजी से इतलाक नहीं हो सकता। जैसे फौजदारी कवानीन फौजदारी मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल के तौर पे 10 साल पहले एक शख्स को सजाए मौत उसकी बरकरार रखी। उस शख्स की सजाए मौत पर अमल दरामद हो गया, उसको फांसी चढ़ा दिया गया। 10 साल के बाद हुकूमत या पार्लियामेंट एक नया कानून लेके आती है और कहती है कि सजाए मौत पर अमल दरामद खत्म और ये इसका इतलाक आज से 15-20 साल पीछे से होगा। तो फिर जो जिन लोगों को सजाए मौत हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बरकरार रहे, नजर सानियां भी खारिज हो गई और वो फैसले अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके, फाइनलिटी को पहुंच चुके, यानी उस शख्स को सजाए मौत हो गई तो इसका मतलब है कि केस हतमी हो गया और अब वो शख्स वापस तो आ नहीं सकता, जिंदा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे कवानीन जिसकी वजह से माजी में तयशुदा मामलात भी दोबारा से खड़े हो जाएं और अदालतों में पहुंच जाएं, तो फिर ऐसे कवानीन जो है वो बरकरार नहीं रखे जा सकते। तो फिर आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, ये भी दर हकीकत बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों ने अपने मनपसंद लोगों को वोट दिए, उनको असेंबली पहुंचाया और फिर उसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला दिया और 6 अगस्त को जब सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद करना था, आप उसके ऊपर लेके आ गए कानून और कहा जी कि ये इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम कर दी है और इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मौसर हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमती सियासी जमातों को एक बार फिर मखसूस नशिस्तें अलाट करे। तो अब जब आप ये कानून लेके आए और उस कानून के आने के बाद 3 से 4 मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह कह चुके, फिर आप ये देखें कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया मखसूस नशिस्तों वाला और उसमें भी जस्टिस गालबन ये 23 अक्टूबर को शायद 23 सितंबर को ये फैसला आया था। फिर आप उसमें देखें, उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को अमल दरामद करना होगा, हर सूरत करना होगा, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इलेक्शन कमीशन की सारी गलतियां बताई, इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रखना इलेक्शन कमीशन का काम था, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, आरओज और बीआरओज को कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, किसी सियासी जमात से उनके कागजात नामजदगी न छीने जाए, उनके आरओज और उनके जो तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा है उनको अगवा ना किया जाए, किसी की हक तलफी ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, यही सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने मेंटेन रखनी थी। ये जो आईन पाकिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक 4 बुनियादी चीजों की बात करता है कि इंतखाबात आजादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे, शफाफ होंगे और बर वक्त होंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन इनमें से कोई एक भी चीज जो है वो पूरी करने में कामयाब रहा? जवाब है नहीं। तो जब इलेक्शन कमीशन अपना इकलौता मैंडेट ही पूरा नहीं कर सका, तो फिर उसकी जिम्मेदारी, उसके सारा जो सेटअप है, वो तो फिर हवा हो गया। और मेरे ख्याल में करामत मुगल साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसकी स्क्रूटनी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा और सबसे सबसे सख्त होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पुलिस के जो मामलात हैं वो भी इतने असरअंदाज नहीं होते। हसास इदारे हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, इवन के फौज हो या कोई भी और इदारा हो, उसकी चीज, उसके जो उठाए गए इकदामात, उसके फैसले वो इतनी तबाही नहीं रखते जितनी एक इलेक्शन कमीशन का फैसला रखता है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जो 5 साल के लिए कोई भी हुकूमत इस मुल्क के ऊपर, इस आवाम के ऊपर थोपने का जिम्मेदार है। जैसा एक मौजूदा सेटअप आप देख लें कि अवाम का मैंडेट किसी और जमात को डाला गया, लेकिन हुकूमत किसी और को के हवाले कर दी गई। तो इतनी बड़ी गद्दारी, इतनी बड़ी अवाम के वोट की, अवाम के हकूक की तौहीन पाकिस्तान के अंदर हो नहीं सकती। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का इस तरह का जो इकदाम होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा न करे और हुकूमत हकदार की बजाय किसी और को मिल जाए, ये मार्शल से बड़ी गद्दारी है और इसको किसी भी सूरत इसको जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जहां पाकिस्तान के अंदर हम मार्शल लॉ के खिलाफ बोलते हैं, फौजी आमरों के खिलाफ बोलते हैं, वहां हमें चाहिए कि हम इलेक्शन कमीशन की ऐसी बदनीयती, बददियानती और ऐसी गद्दारियों के ऊपर भी बात करें कि जिसकी वजह से एक जेली मैंडेट रखने वाली हुकूमत को अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए और वो हुकूमत अवाम के साथ वो सलूक करे जो ये पीडीएम हुकूमत गुज़श्ता 2.5 साल से कर रही है। हुकूमत मुसल्लत की गई है,
अब वो जो आईनी तरमीम ला रही है उसमें इनका शेयर उन्होंने अलग कर दिया। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, मुफस्सल बात नहीं उस पर हो सकी थी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबर्स के लिए अलग से कानून साजी तरमीम की जा रही है। वो कितनी खतरनाक है, उनका असर यही होगा कि अगले इलेक्शन जब भी होंगे इनके बंदे हर जगह होंगे, जो हुकूमत अभी बैठी हुई है। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आईनी तरमीम में एक बहुत बड़ी वारदात डाली जा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत के जो है ना वो छतरी के नीचे शायद लोग इस चीज को महसूस नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान तैनात होते हैं वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत के बाद। और अगर ये मशावरत हतमी ना हो तो फिर इसके हवाले से मामला कमेटी को भेजा जाता है। लेकिन अब पार्लियामान के अंदर जो आईनी तरमीम आ रही है उसके तहत पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबरान को दर हकीकत ताहयात उनको बराजमान करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हुकूमत किसी नए बंदे के ऊपर मुत्तफिक नहीं होगी, उसको फाइनल नहीं करेगी, तब तक ये लोग जो मौजूदा सेटअप का हिस्सा होंगे वो बरकरार रहेंगे और अपने ओहदों पर वो काम करते रहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अगर राजी ना हो और जो मौजूदा सेटअप है ये पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को बहुत ज्यादा सूट करता है, तो फिर ये बरकरार रहेगा। और जब तक हुकूमत रहेगी ये लोग भी रहेंगे। तो सवाल तो फिर करामत मुगल साहब ये पैदा होता है कि अगर ये 5 साल अपनी मुद्दत पूरी कर जाए और अगले 5 साल भी इनको रखना पड़े तो फिर इसका जवाबदेह कौन होगा? फिर साथ एक और चीज कि पार्लियामान ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का जो मामला है, अब वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से लेकर वो पार्लियामेंट को सौंपने की तैयारी हो रही है। और वो कौमी असम्बली से और सेनेट से उसकी मंजूरी ली जाएगी अक्सरियत की बुनियाद पर। अब कोई भी हुकूमत हो, कौमी असम्बली के अंदर और अमूमन सेनेट के अंदर उनकी अक्सरियत होती है। तो जब वो अक्सरियत में होंगे तो वो अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे, अपनी मर्जी के जो है वो मेंबरान इलेक्शन कमीशन लगाएंगे। तो फिर इसके अंदर तो मनपसंद लोग आ गए, मनपसंद लोग होंगे तो मनपसंद नताइज लेने की कोशिश की जाएगी। तो फिर देखे ना कि चीजों को, पार्लियामान को पावरफुल करने के नाम पर निजाम को कैसे कमजोर किया जा रहा है, निजाम को कैसे कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात जा रहा है, न सिर्फ अभी हाईजैक किया हुआ है, आगे मुस्तकबिल में प्लानिंग भी यही है कि हर जगह अपने बंदे हो, हर जगह से खैर की खबर है, कोई हमारे सामने ना खड़ा हो, अदालतें भी ना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी खड़ा ना हो, और वो जो डंडे वाले दोस्त हैं वो भी साथ आगे चलते रहे। प्लान तो यही चल रहा है अभी जो नजर आ रहा है बज़ाहिर। देखें, कोशिशें तो इंसान की बहुत होती हैं। वो एक शेर भी है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो आज तो सवाल ये शायद है, हाँ साहब, थैंक यू थैंक यू। सवाल ये है करामत मुगल साहब के ये ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, लेकिन कुदरत का भी एक निज़ाम है और वो हमारी दुनिया के साथ एक पैरेलल निज़ाम चल रहा होता है, हमें नजर नहीं आता लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर होने वाले हालात तो वाकयात की वजह से हम ये समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे इस दुनियावी निज़ाम के पैरेलल एक और चीज चल रही है, एक और निज़ाम चल रहा है जो बज़ाहिर हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन वो हमारी जिंदगी पर, हमारी दुनिया पर, हमारे निजाम के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज होता है। और वो है कुदरत का निजाम, अल्लाह का निजाम। के इंसान प्लानिंग कुछ करता है, कुदरत का प्लान कुछ और होता है। अब तक आप देख लें कि ये लोग कहते थे कि पीटीआई जो है वो हुकूमत खत्म होगी, इमरान खान अपनी जान बचाएगा, बैरून मुल्क भाग जाएगा, उसकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी और उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि सुंजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, और फिर पीडीएम होगी, ये पाकिस्तान होगा, इक्तदार होगा और फिर आगे मौज मस्ती और अय्याशियां होंगी। लेकिन पूरा निजाम देखें तलपट हो चुका है, ऊपर से नीचे हो चुका है। लेकिन आज तक इमरान खान को या उसकी सियासी जमात को कुचलने में कामयाब नहीं हो सके। ना इमरान खान टूटा, ना उसके कारकुनान टूट रहे हैं, ना यार आप देखें कि आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी एक बुजुर्ग खातून को आप तोड़ नहीं सके, आप आलिया हमजा को तोड़ नहीं सके, आप तैयबा राजा को नहीं तोड़ सके, आप सनम जावेद को नहीं तोड़ सके, तो फिर मर्द तो फिर पीछे रह गए।
तो ये बिला वजह की गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, कोशिश ये कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। इमरान खान की जमात पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली गई, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जितने लोग नहीं मानते ना, इस दफा लोग नहीं मानते। हम बार बार अपनी वीडियोस में जिक्र करते हैं, इस दफा लोग ही नहीं मान रहे। देखिए, लोगों का इश्क हो गया इमरान खान के साथ। इमरान खान एक 72 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन आज का 18 साल का नौजवान जो है वो इमरान खान से मोहब्बत करता है। आज का बुजुर्ग इमरान खान से मोहब्बत करता है। आज का एक उधेड़ उम्र का शख्स इमरान खान से मोहब्बत करता है। तो फिर कोई तो वजह है ना कि ये लोग इमरान खान के लिए मारे भी खा रहे हैं, ये इमरान खान के लिए मुकदमे भी झील रहे हैं, कारोबार भी तबाह करवा रहे हैं, खड़ी फसलें तबाह करवा रहे हैं, घर इनके मिसमार किए जा रहे हैं, औरतों बच्चों को हरासा किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ना इमरान खान टूट रहा है, ना उसकी पार्टी टूट रही है, ना उसके कारकुनान हिम्मत हार रहे हैं। वो जेल से बैठ के कॉल देता है, लोग इकट्ठे होकर सड़कों पे आ जाते हैं। ये लोग अपने रियासती वसाइल के बावजूद 100 बंदा इकट्ठा करने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर देखें ना कि जब ये सारी चीजें एक डरावने ख्वाब की तरह इनकी आंखों के सामने खड़ी होती हैं, तो फिर इनका इनका दिल करता है कि हम इस निजाम को लेकर चलें, ये निजाम बरकरार रहे तो हमारी बका रहेगी। अगर ये निजाम तब्दील हो गया तो फिर हमारा जो है ना वो करना जनाजा नहीं है। सियासत में निकल जाएगा। तो ये अब अपने जनाजा इनका हो चुका है, मैयत इनकी ताफून छोड़ रही है, और ये ना उसको दफनाने की पोजीशन में है। जहां जाकर कब्र खोदने की कोशिश करते हैं, वहीं से नीचे से जो है वो बिच्छू निकल आते हैं और इनको डराने लग जाते हैं। तो इसलिए अब ये लाश को घसीटते फिर रहे हैं, दफन हो नहीं रहा। कंधे इनके थक चुके हैं और हिम्मत इनकी जवाब दे रही है, लेकिन मजबूर हैं, और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। और जिस बंदे के पास रास्ता है उसी से इनको डर भी है, क्योंकि वो गेट बंद जिसका किए हुए हैं, और लगता है यही है कि जब तक वो गेट खुलेगा नहीं, वो कैदी बाहर नहीं आएगा, मदर ऑफ ऑल डील्स होगी नहीं, निजाम आगे नहीं चलेगा, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा, यहाँ की सियासत आगे नहीं चलेगी, मईशत आगे नहीं चलेगी। और जो और मेरी बात भी सुन लिया करें, मुझे बोलने नहीं देते आप। लोगों को पता जी ही नहीं, जी, मैं भी बोल लेता हूँ ना, मुझे भी बोलने दें। क्या बात नजर आपकी। और लगता यही है कि अब जब 26 अक्टूबर को इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो कानून और आइन का डंडा साथ लाएंगे, और हर उस कमर पे वो पड़ेगा, हर उस सर पे वो पड़ेगा जो इस आइन और कानून को मानता नहीं है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या वो स्पीकर कौमी असम्बली हो। देखना यही है कि 26 के बाद ये निज़ाम करवट बदलता है या ऐसे ही लेटा लेटा ऊँगता रहेगा। हम भी इंतजार में, आप भी इंतजार में है। करामत मुगल और सईद बलोच को इस वीडियो से इजाजत दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।